क्या उद्देश्य था, क्या संदेश दिया गया उसके माध्यम से? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, अभी जो पहला फेज जो चुनाव का हुआ था, पंचायतों के चुनाव का, तो उसी नाते ये सोचा कि भवानी खेड़ा के जितने भी हमारे नवनिर्वाचित सरपंच और पंचायत के जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात की जाए। तो फिर साथियों ने एक सुझाव दिया कि एक मिलन समारोह या सम्मान समारोह ही कर लें तो बेहतर रहेगा, ताकि सभी इकट्ठे आ सकें। तो उसी के नाते ये आज यहाँ पे समारोह किया गया था। और ख़ास तौर पे जो पहली बार बने हैं, किस प्रकार से वो अपना दायित्व बेहतर तरीके से निभा सकें, किस प्रकार से सरकारी स्कीमों को अपने गांव में उनका जो क्रियान्वयन है वो मुस्तैदी से कर सकें, इस संबंध में उनके साथ सर बात करें यहाँ आदमपुर उपचुनाव की, तो उसके बाद जो है कांग्रेस में खलबली मच गई है, तो क्या कहेंगे कि जो कांग्रेस की खलबली है किस प्रकार से देखते हैं उसको? वैसे तो मुझे कोई दूसरी पार्टी के बारे में आंतरिक मामलों में बोलने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो खलबली है वो तो कोई नई चीज़ तो है नहीं। वो तो पिछले मेरे ख्याल से 10-12 साल से ऐसे ही चल रहा है। और आदमपुर के चुनाव में चीज़ काफ़ी उजागर होकर सामने आई, क्योंकि पार्टी के ज़्यादातर जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बिल्कुल उस चुनाव से किनारा कर रखा था। तो जो आप बात कर रहे हैं वो तो स्वाभाविक सी है, सबको नजर आ रही है। तो सर उन वहाँ पर जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनके ऊपर बाद में जो मतगणना के बाद हमला हुआ उसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो देखिए गलत, इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने पूछा तो मैं ये ज़रूर याद कराना चाहूँगा कि सन 1989 का जो चुनाव था, 1989 मेरे पिताजी हिसार से उस समय लोकसभा के उम्मीदवार थे और जयप्रकाश जी से वो हारे थे। मैं भूल नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा था। और हमारी गाड़ी जींद में जब उनके दफ्तर के आगे से निकली, जिसमें मेरी दादी बैठी थी, मेरी माँ बैठी थी और मैं बैठा था, मेरे पिताजी नहीं थे उस गाड़ी में, और उसके ऊपर लाठियों से हमला किया गया था। तो लोगों को अपना जो बर्ताव है वो भी थोड़ा याद रखना चाहिए। सिर्फ जब खुद पर बीतती है उसी समय तिल मिलाने का फ़ायदा नहीं होता। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आदमी के चरित्र में हमेशा होनी चाहिए। यानी जैसे को तैसा मिला नहीं, जैसे को तैसा नहीं मिला, मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो घटना किसी को पता भी नहीं होगी। 33 साल हो लिए इस बात को। तो जो हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा हुआ है। लेकिन कई बार जैसा बीज आप बोते हैं वो पेड़ भी उसी तरह का उगना शुरू हो जाता है। तो क्या मानते 52,000 के करीब कांग्रेस को वोट मिले बगैर जो बदलाल परिवार को? लगता है 2024 में कड़ा मुकाबला होगा, कांग्रेस जीत भी सकती है? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी को भी 2019 में इतनी वोट मिली थी करीब, और विपक्ष की जो वोट हैं वो भी इतनी थी। इस बार ये है कि विपक्ष था ही नहीं, विपक्ष तो सारा का सारा कांग्रेस में सीमित हो गया। तो वही 51-52 हज़ार वोट जो पिछली बार विपक्ष में थी वो इस बार विपक्ष में है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस बार वो एक पार्टी में दिख रही हैं, इसलिए लगता है कि कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है जैसा वो मानना चाह रहे हैं। लेकिन करीब 16,000 की हार एक असेंबली में, और एक असेंबली जिसमें कुल वोट 1,31,000 के आसपास पोल हुई हों, बहुत बड़ी हार। सर एक आशंका है, चर्चा है कि किरण चौधरी अब जो है बीजेपी में आ सकते हैं, तो क्या मानते वो? ये अटकलबाजियों के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। वो तो राजनीति है, यदि कल को कुछ होगा तो उसके बाद उसमें टिप्पणी की जाएगी। अन्यथा किसके मन में क्या चल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, उसके बारे में तो वो तो अटकलबाजी है, वो कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं। सर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किरण चौधरी के पद को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि किरण का इतना बड़ा कद नहीं। तो क्या मानते किरण चौधरी का कोई कद है या नहीं? देखिए, अब किसी दूसरे के कद का निर्धारण करने वाला मैं कौन हूँ? वो उनकी पार्टी का, जैसे शुरू में मैंने कहा, अंदरूनी मामला है और बिखराव की स्थिति है पार्टी में। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आरोप प्रत्यारोप तो इसी तरह से उड़ते हैं फिर। तो सर गुजरात और हिमाचल का भी अब चुनाव, तो क्या मानते बीजेपी क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, गुजरात का जो नतीजा है वो तो करीब सबको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से वहाँ जीतने जा रही है। वहाँ तो देखने वाली बात ये होगी कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी। हिमाचल में एक रिवाज रहा है कि
ऑल्टरनेट सरकार आती है। लेकिन इस बार लगता है कि वो जो रिवाज है उसमें बदलाव आएगा और भारतीय जनता पार्टी इस बार रिपीट करेगी। सर, एक सवाल उठा जा रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड जो हम साल में 4 बार बिकते थे, अब आदमपुर उपचुनाव को लेकर इस बार उनको खोला गया। कहीं ना कहीं पार्टी जो पैसे इकट्ठे करने या फंड इकट्ठा करने में लगी हुई है। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक बड़ी ट्रांसपेरेंट चीज़ है। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहती है, पॉलिटिकल डोनेशन जिसको हम कहते हैं, तो बैंक के माध्यम से वो कर सकते हैं, SBI के माध्यम से। तो वो एक पारदर्शी सा सिस्टम है। अब वो जो आदमी डोनेशन देता है वो उसके विवेक के ऊपर है भी कि वो किसको पैसा देने लायक समझता है। सर, बात करें एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई की, तो कहा जा रहा है कि वो MP के लिए अब जो है वो दावा ठोक सकते हैं। तो क्या मानते हैं, आपकी सीट को खतरा होगा? नहीं, राजनीति में दावा ठोको या अपना मत रखो वो सबका अधिकार है। बाकी MP का इलेक्शन की अभी ना तो कोई बात ना कोई चर्चा, 1.5 साल दूर है। तो अभी से इस प्रकार की बात करना कि कौन कहाँ से उम्मीदवार होगा तो बहुत दूर की बात है। तो भव्य बिश्नोई का चर्चा सर कि खेल मंत्री बना सकता है, तो मंत्रिमंडल में आएंगे भव्य? वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मंत्री अगर बनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे हिसार ज़िले से एक और मंत्री यदि प्रदेश सरकार में आएंगे तो हल्के को और ज़िले को ज़रूर फायदा होगा। थैंक यू। थैंक यू। बच्चों को दिशा निर्देश दिया है तो वो थोड़ा नहीं, आज भवानी खेड़ा में हमारे जो भवानी खेड़ा हल्के के जितनी भी पंचायतें जो अभी इलेक्ट हुई हैं, जो फर्स्ट फेज़ का चुनाव था, उनका एक सम्मान समारोह कह लीजिए, मिलन समारोह कह लीजिए, आज यहाँ पे आयोजित किया गया था। और उसमें ख्याल से सभी सरपंच और पंच जो हैं भवानी खेड़ा हल्के से जो नवनिर्वाचित हैं वो सभी आए थे। और उनमें ख़ास तौर पे वो जो पहली बार चुन के आए हैं उनके लिए कुछ चीज़ें उनके साथ साझा की थी कि किस प्रकार से वो अपना जो दायित्व है ख़ास तौर पर विकास कार्यों के संबंध में उसको बेहतर निभा सकते हैं। उसके लिए प्रशासन के साथ एक समन्वय बनाने की बात है। गांव में एक शांति का माहौल बना रहे और इलेक्शन के समय की जो तल्खी कई बार आ जाती है वो आगे ना चले और उससे विकास कार्य प्रभावित ना हो, उसका विशेष ध्यान रखें। और इसी प्रकार से ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, क्योंकि अब सरपंचों के पास सीधा पैसा केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से आता है और अन्य स्कीमों का पैसा भी सीधा पंचायतों के पास अब आता है, तो उसमें ख़ास तौर पे मैंने उनको ये अनुरोध किया कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फाइनेंशियल मैटर हो, पैसे का जहाँ पे भी सवाल हो, जहाँ पे सरपंच की संतुति लिखित में चाहिए हो या प्रस्ताव लिखित में हो, उसको ध्यान से पढ़ें और पूरा समझने के बाद ही किसी ऐसे कागज़ पर हस्ताक्षर करें जहाँ पे पैसे लेन देन का मामला हो। और यही मकसद है कि जो पंचायतें हैं उसके अंदर जो एजुकेशन क्राइटेरिया जो फिक्स किया हुआ है वो भी इसीलिए है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही निर्वाचित होकर आ सकें, ताकि इस प्रकार की कोई चीज़ ना हो कि कोई किसी भी दूसरे के चलाने पे या कहने पर वो अपना जो रोज़मर्रा का कार्य है उसको निभाएं। सर, आप अक्सर गांव में जाते हो तो किस तरह की जो मुख्य समस्याएं आती है और किस तरह की आप निवारण करने की कोशिश करते हैं उनके? देखिए, आमतौर पर समस्याएं करीब हर जगह की एक जैसी होती हैं। मतलब विकास कार्यों की बात करें तो गलियों के काम हैं, नालियों के हैं, बिजली की लाइंस की बात होती है। कई गांव में बिजली की जो तारें हैं वो नीचे जा रही होती हैं, उस तरह की समस्या हो जाती है। इस बार ख़ास तौर पे जल भराव की समस्या है बहुत गाँव में। 3-4 महीने होने के बावजूद भी अभी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी अभी भी खड़ा है, उसकी निकासी नहीं हो पाई है। और कई रेलवेज़ के इशूज़ होते हैं, रोडवे से संबंधित होते हैं। समस्याएँ और जो मुद्दे हैं वो तो आम तौर पे, क्योंकि पूरा ग्रामीण परिवेश जो है वो करीब एक जैसा है, तो समस्याएं भी आम तौर पे एक जैसी सी होती हैं सर।
और उसमें जिस भी स्तर पे उसको उठाने की बात है, अधिकारी चाहे लोकल लेवल का हो या जिला स्तर का हो, वो उनसे संपर्क करके उसका निदान कराने की कोशिश करते हैं। हेल्थ के इशूज़ हैं, बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो फील्ड है वो हेल्थ का है और एजुकेशन का है। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि लोगों का ख़ास तौर पर शिक्षा के प्रति और शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं बच्चों की, उस पर ख़ास तौर पे गांव के लोग अब ध्यान ज़रूर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बसों की व्यवस्था, स्कूल से संबंधित बच्चों के आने जाने का जो स्कूल के समय के अनुसार हो सके, तो उस तरह की चीज़ें। अक्सर बुआनीखेड़ा में एक चीज़ देखने में आती है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, सीवरेज और पानी जैसी समस्याएं बहुत हैं, उसके बारे में आप क्या एक्शन लेंगे? नहीं, एक्शन नहीं भी इसमें तो ये तो हर अधिकारी का दायित्व है कि जिस काम के लिए उनको तो सरकार से तनख्वाह मिलती है, वही उनका परम कर्तव्य है। और चाहे कोई दफ्तर में मिलने आए या फ़ोन पर संपर्क करे, तो बिल्कुल उनको प्राथमिकता के तौर पे समस्याएं सुननी चाहिए और जिनका हल हो सके उनके स्तर पे उसका निदान करना चाहिए। फिर भी अगर कोई नहीं करना चाहता, ऐसी स्थिति में आप बतौर सांसद में अगर कोई शिकायत आती है तो ज़रूर हम उससे फिर जो उसका नेक्स्ट लेवल है सीनियरिटी का, उससे टेकअप करते हैं। और कहीं पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने की बात हो या डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात हो, कई बार बहुत लोग आते हैं इकट्ठे होकर किसी एक अधिकारी के बारे में शिकायत करने के लिए, तो फिर उसके अनुसार कार्रवाई करने की भी कोशिश की जाती है। आज चुनाव चल रहा है, हिमाचल में भी चुनाव है, कहाँ देख रही है भाजपा पार्टी? देखिए, गुजरात और हिमाचल दो चुनाव हैं। हिमाचल का तो आज हो रहा है और गुजरात का 1 और 5 दिसंबर को है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तो मुझे तो कोई शक है नहीं कि गुजरात में तो बहुत ही बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और 22-23 साल से ऑलरेडी बीजेपी की वहाँ सरकार है और आने वाले 5 साल भी लोग भारी बहुमत से बीजेपी को ही वापस लाएंगे। हिमाचल में शायद पहली बार 80 के दशक के बाद ये सिलसिला टूटे, जिसे वो रिवाज कहते हैं कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार। इस बार संभावना नज़र आ रही है कि शायद ये रिवाज इस बार बदल जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो। बाकी मैं राजनीति में और ख़ासतौर पर इलेक्शन में भविष्यवाणी करने में विश्वास नहीं रखता। वो तो आज लोग जो मत है अपना पेटियों में बंद कर देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है कि 2024 की जो तैयारियां हैं वो अभी से हमने कर ली हैं तैयारी, और 2024 में हम सरकार बनाएंगे। क्या कहेंगे? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, अपनी तैयारी करेंगे, सब करेंगे जी। अगर वो कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। बाकी जैसी तैयारी आदमपुर में थी वो सब मैं देखी। क्या मानते हैं, बीजेपी सरकार की तरफ से भी बयान आया कि ये बाप बेटे की सरकार है? देखिए, वैसे तो मुझे कोई वो नहीं है कि दूसरी पार्टी की अंदरूनी व्यवस्था क्या है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करूं। लेकिन आदमपुर चुनाव में चीज़ बड़ी स्पष्ट सी थी कि वहाँ पे चुनाव प्रचार जो था वो सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में था और कांग्रेस के ज़्यादातर बड़े नेता जो थे बिल्कुल उन्होंने उस चुनाव से किनारा कर रखा था। सर, आप पार्टी का प्रदर्शन जो रहा आदमपुर में, कैसे देखते हैं अभी? मुझे हैरानी है कि एक ऐसी पार्टी जिसकी 3000 वोट आए, उसके बारे में पत्रकार सवाल नहीं पूछते हैं। सवाल तो उस चीज़ पर पूछा जाना चाहिए जिसकी कोई सार्थकता हो। आम आदमी पार्टी का हर बार हरियाणा में जिक्र होता है और नतीजा मैंने तो अब तक कुछ देखा नहीं कि वो चर्चा करने लायक हों। उन्होंने पहले भी 2 चुनाव में बल्कि पार्टी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ा था। मेरे ख्याल से 1.5% वोट आई थी पूरे प्रदेश में। और अभी भी जो आदमपुर का चुनाव है मेरे ख्याल से 2% वोट या 2.6% वोट आई हैं। तो उस पर समय व्यर्थ करने का मुझे तो कोई औचित्य नज़र आता नहीं। क्या माना जाए, आज का जो सरपंचों का सम्मेलन किया गया है वो बड़ी सरकार की तैयारी माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको किसी भी प्रकार से पार्टी पॉलिटिक्स से तो जोड़ के देखना ही नहीं चाहिए। बल्कि मैंने यही अपने संबोधन में भी सरपंचों को यही बात कही थी कि पहली चीज़ तो मुझे खुशी है कि आप ज़्यादातर जितने भी हैं वो आज सारे आए
और उसमें बिल्कुल निसंदेह उसमें अलग अलग विचारधारा से संबंधित या पार्टी से संबंधित, ठीक है पार्टी इलेक्शन सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा गया, लेकिन हो सकता है किसी का कहीं जुड़ाव किसी और पार्टी के साथ हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आए। तो इसमें किसी प्रकार की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से इसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मेरा तो मैंने तो उनको कहा भी यही है कि आप गांव के विकास के कार्य जो हैं उसमें आप पार्टी से और दल से ऊपर उठ के, हाँ लेकिन सरकार के साथ चल के काम करें, ताकि आपकी जो टेन्योर है वो कामयाब हो और सार्थक हो। हिसार के अन्य हलकों में भी इस तरह के प्रोग्राम हैं? हाँ देखेंगे, हिसार में तो चुनाव होने हैं, सरपंची का चुनाव 3rd फेज में है, 25 तारीख को चुनाव है, उसके बाद देखेंगे उसको। भुवानी खेड़ा के एरिया में ज़्यादातर गांवों में यातायात की बहुत समस्या है सर, जहां बसों को लड़कियों को भी लटक के जाना पड़ता है सर, इस बारे में आप क्या करेंगे सर? नहीं, मेरे को अभी आप जैसे कई लोगों ने अपनी समस्याएं दी, उसमें कुछ 2-3 गाँवों का ये भी जिक्र था बसों की व्यवस्था के बारे में, तो GM रोडवेज से बात करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।